फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो मज़े की बात यह है कि ये है तो एक ही टॉपिक, इसको बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं, बट मैं इसको दो हिस्सों में कराऊंगा। ठीक है, पहले हम बैड डेट्स सीखेंगे इंशाल्लाह, फिर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे जाएंगे। ठीक है, व्हेन आई से बैड डेट्स, एक बात याद रखना, बैड डेट हर वो इंसान है जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे, क्रेडिट पे बेचे थे, और आज वो मुझे पैसे देने से मना कर रहा है। अगर मैंने अपने गुड्स यानी सेल्स की थी क्रेडिट पे, ठीक है, किसी इंसान को, तो वो इंसान मेरे लिए अकाउंट्स रिसीवेबल है। जिसको पहले डेटर कहा जाता था, अब अकाउंट्स रिसीवेबल कहा जाता है। डेटर या अकाउंट्स रिसीवेबल हर वो इंसान है जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचे, यानी मैंने क्रेडिट सेल की है, और आज वो मुझे मना कर रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। हर वो अकाउंट्स रिसीवेबल जो मुझे मना कर रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता इज अ बैड डेट। All those accounts receivables who refuse to pay the amounts owed by them all those accounts receivables who refuse to pay the amounts owed by them are known as bad debts. उनको बैड डेट कहते हैं। यानी बैड डेट हर वो इंसान है जो मुझे मना कर रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, हालांकि मैंने इसको गुड्स उधार पे दे दिए थे, मैंने उसको क्रेडिट सेल कर दी थी, आज वो मुझे मना कर रहा है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। और अगर वो मना कर रहा है किसी जेन्युइन रीजन की वजह से कि पैसे नहीं दे सकता, तो याद रखना इट इज अ बैड डेट। ये बैड डेट है। बैड डेट मतलब अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा और इसका नुकसान मैं खुद उठाऊंगा। All those accounts receivables who refuse to pay the amounts owed by them are known as bad debts. याद रखना, बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस, इसका नुकसान मुझे खुद उठाना पड़ेगा। बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, इसका नुकसान मुझे खुद उठाना पड़ेगा। एंड विल ऑलवेज बी डेबिट। चूंकि ये एक्सपेंस है तो ये हमेशा हमेशा के लिए डेबिट होगा। क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये हमेशा हमेशा के लिए डेबिट होगा। बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस एंड विल ऑलवेज बी डेबिट। हमेशा हमेशा के लिए डेबिट होगा। क्योंकि दुनिया के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो बैड डेट भी एक एक्सपेंस है, नुकसान हुआ है मुझे, तो ये डेबिट होगा। हर वो अकाउंट्स रिसीवेबल जो मुझे पैसे देने से मना कर रहा है किसी जेन्युइन रीजन की वजह से इज अ बैड डेट। बैड डेट इज एन एक्सपेंस एंड विल ऑलवेज बी डेबिट। बैड डेट एक एक्सपेंस है और हमेशा हमेशा के लिए डेबिट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, why does an accounts receivable turn bad? एक इंसान बैड डेट क्यों हो रहा है? क्यों वो मना कर रहा है मुझे पैसे देने से? क्यों वो रिफ्यूज कर रहा है कि वो मुझे पैसे नहीं देगा? नंबर 1, बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब उसका बिजनेस नुकसान होकर बंद हो गया है, वो बैंक्रप्ट हो गया है। मैंने उसको गुड्स उधार पे दिए और कुछ टाइम बाद वो बैंक्रप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया।
अगर कोई अकाउंट्स रिसीवेबल इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैड डेट या बैंक करप्ट हो जाता है तो हम उसको बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं, यानी अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। दुनिया का रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर एक बंदा बैंक करप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, उसका बिजनेस नुकसान से बंद हो गया है, तो मैं उससे पैसे नहीं ले सकता। ये मेरे लिए बैड डेट है और मुझे इसका नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी। नंबर 2, द अकाउंट्स रिसीवेबल डाइज। जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे वो अकाउंट्स रिसीवेबल मर गया। हमारे यहां क्या होता है, उसके बेटे के पास, उसके भाई के पास जाते हैं। दुनिया का रूल ऑफ लॉ कहता है कि अगर एक इंसान ने आपसे गुड्स उधार पे लिए थे, वो आपका अकाउंट रिसीवेबल था, और अगर वो मर गया है तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते। इट इज योर बैड डेट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। इसका नुकसान आप खुद उठाओ। तीसरा, द अकाउंट्स रिसीवेबल रन्स अवे। आपने उसको गुड्स उधार पे दिए और वो भाग चुका है, यानी फ्लू द कंट्री, मुल्क से बाहर जा चुका है, कहीं भी जा चुका है, आप उसका पीछा नहीं कर सकते ना, कहां ढूंढोगे आप उसको। इट इज अ बैड डेट, यू हैव टू रिकॉर्ड इट एज अ बैड डेट, एज योर एक्सपेंस। नंबर 4, अगर एक बंदा अकाउंट्स रिसीवेबल मेंटली रिटार्डेड हो गया है या मेंटली अनस्टेबल हो गया है और वो कोर्ट में प्रूव कर रहा है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूं, तो फिर आप उससे पैसे नहीं ले सकते। आप उससे पैसे नहीं ले सकते। यू हैव टू रिकॉर्ड इट एज अ बैड डेट। नंबर 5, रिफ्यूजेस टू पे। रिफ्यूजेस टू पे का मतलब गैंग्स, माफिया दुनिया में हर जगह होती है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को गुड्स बेचे हैं उधार पे जिसका किसी गैंग, किसी माफिया के साथ लिंक है, वो आपको मना कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा पैसे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते। बिकॉज इन्फ्लुएंशियल पीपल से आप पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का मकसद क्या है, बैड डेट्स आर ऑल दोज अकाउंट्स रिसीवेबल्स हु रिफ्यूज टू पे द अमाउंट्स ओड बाय देम। मना कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। और अगर एक अकाउंट रिसीवेबल पैसे नहीं दे सकता तो इट इज योर बैड डेट, इट इज एन एक्सपेंस एंड विल ऑलवेज बी डेबिट। बैड डेट एक एक्सपेंस है और हमेशा हमेशा के लिए डेबिट होगा। लेट्स से एक ट्रांजैक्शन थी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अली $1,000। मैंने अली को क्रेडिट पे माल बेचा $1,000 का, ठीक है। अब इसकी बेसिक डबल एंट्री क्या होगी, इसकी बेसिक डबल एंट्री होगी सेल्स विच इज माई रेवेन्यू and Ali, who is my accounts receivable, which is my asset। तो अगर मैंने अली को गुड सेल किए क्रेडिट पे, तो सेल्स क्रेडिट 1,000 एंड अली डेबिट 1,000। इसका मतलब यहां लिखा अली और यहां लिखा सेल्स, कि मैंने अली को $1,000 के गुड्स उधार पे दिए क्रेडिट पे। सेल्स क्रेडिट, अली डेबिट। This is the basic double entry to record sale. Sales credit, अली के अकाउंट में डेबिट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अली पेड अस $1,000 इन कैश। अली ने मुझे $1,000 कैश में पे कर दिया। अब इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, कैश के अकाउंट में पैसा आ रहा है, राइट, कैश इज एन एसेट, डेबिट 1,000, और अली के अकाउंट में क्रेडिट 1,000। सो दिस इज फॉर अली एंड दिस अली के अकाउंट में इज कैश। कैश डेबिट, अली क्रेडिट। $1,000 कैश मुझे मिल गया, अली ने पैसे दे दिए।
कैश डेबिट, अली क्रेडिट। इमेजिन, ऐसा होता ही नहीं। एंड नाउ इफ आई टेल यू अली तो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, अली इज नाउ अ बैड डेट। अली फोन करके मना कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं। तो अब इसकी डबल एंट्री क्या होगी? मैंने कहा वेरी इजी। एक अकाउंट है बैड डेट्स, अभी आपको बताया बैड डेट इज एन एक्सपेंस एंड विल ऑलवेज बी डेबिट। बैड डेट एक एक्सपेंस है और हमेशा हमेशा के लिए डेबिट होगा। यानी अली 1000 इज माई बैड डेट और अली के अकाउंट में क्रेडिट होगा विद द नेम ऑफ बैड डेट। बैड डेट डेबिट और अली के अकाउंट में क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट एंड अली के अकाउंट में क्रेडिट। इसका मतलब व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेट? बैड डेट को रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री क्या है? मैंने कहा बैड डेट इज एन एक्सपेंस विल ऑलवेज बी डेबिट। बैड डेट एक एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी अगर पीछे वाली एंट्री देखनी है तो पीछे वाली एंट्री होगी बैड डेट डेबिट 1000 और अली के अकाउंट में क्रेडिट 1000। यही किया था ना मैंने पीछे। बैड डेट्स डेबिट एंड अली क्रेडिट, बैड डेट डेबिट एंड अली क्रेडिट। बैड डेट हर वो इंसान है जो मुझे पैसे देने से मना कर रहा है, मैं पैसे नहीं दे सकता। पहली बात, refuses to pay the amounts owed by them. Bad debt is an expense and will always be debit. Why does a debtor turn bad? क्यों पैसे देने से मना कर रहा है भाई? 5 genuine reasons. Bankruptcy. The accounts receivable dies. Accounts receivable runs away. Accounts receivable is mentally retarded or refuses to pay. किसी गैंग, किसी माफिया, किसी अंडरवर्ल्ड से उसका ताल्लुक है और मना कर रहा है कि आपको पैसे नहीं दे सकता, तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते भाई, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। रिकॉर्डेड एज योर बैड डेट। इसका एक्सपेंस खुद रिकॉर्ड करो। और इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के पीछे अकाउंटिंग का एक मेजर कॉन्सेप्ट है। बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड as an expense because of matching and accruals concept. अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग एंड एक्रूवल, उसकी वजह से हम इसको बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस ऑफ अ सर्टेन पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज ऑफ दैट पीरियड। ये एक्सपेंस है ना, तो इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। और हम अपने एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। तो मैं इसको भी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। लेट्स से at 31st of December 2010 Adam Limited found out that the following people are now bad debts. Adam Limited को 2010 के एंड पे पता चला कि ये वो लोग हैं जो बैड डेट हो चुके हैं। अली 2000, आमना $3,000 और सलमान $5,000। इन तीनों को मैंने गुड्स दिए थे क्रेडिट पे और अब मुझे पता चला है कोई भाग गया है, कोई बैंकरप्ट हो गया है एंड दे आर नाउ बैड डेट्स। और अगर मुझे बैड डेट का अकाउंट बनाना हो
अगर मुझे बैड डेट का अकाउंट बनाना हो तो बैड डेट इज एन एक्सपेंस, विल ऑलवेज बी डेबिट. डेबिट. 2010, following people are now bad debts. Debit. Ali 2000, Amna 3000, Salman 5000. अकाउंट को बंद किया $10,000 पे, $10,000. और याद रखना, बैड डेट इज एन एक्सपेंस. It is transferred to the income statement as an expense. ये 10,000 इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है एज एन एक्सपेंस. ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस. ये मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है एज एन एक्सपेंस. अगर अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट बनाने को बोले, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलते हैं अली का अकाउंट बना के दिखाओ, तो अली इज माई अकाउंट रिसीवेबल, राइट. अली के अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2000 का, यानी मुझे इससे 2000 लेने थे, है ना. ये रहा, मुझे इससे 2000 लेने थे. लेकिन जब मैं बैड डेट में डेबिट करता हूं 2000, तो अली के अकाउंट में क्या करता हूं, तो बैड डेट अली के अकाउंट में 2000 क्रेडिट. इस तरह अली का अकाउंट भी बंद हो जाता है. Bad debts is an expense and will always be debit. तो आपने सारे बैड डेट्स को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया और इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर कर दिया एज एन एक्सपेंस. अच्छा, एक तो होती है एंट्री जो आपने इधर रिकॉर्ड की, ये रही. इस एंट्री को कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट. बैड डेट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. दूसरी एंट्री आपने क्या की है अभी, दूसरी एंट्री में आपने बैड डेट के अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है ना. तो सामने डेबिट क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट. आपने पहले तो बैड डेट को रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पे, फिर बैड डेट के अकाउंट को बंद कैसे किया, इनकम स्टेटमेंट से बंद किया ना, ऑन द क्रेडिट साइड. ये तो क्रेडिट साइड है ना. तो इसकी जो दूसरी एंट्री होती है ना, वो होती है बैड डेट्स क्रेडिट एंड इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस डेबिट. जो पहली वाली एंट्री होती है ना, इस एंट्री को कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट. क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट. और जो दूसरी एंट्री उसको कहते हैं ट्रांसफरिंग द बैड डेट एक्सपेंस, ट्रांसफरिंग द बैड डेट एक्सपेंस to the income statement. बैड डेट एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं. इजी. फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पार्शियल बैड डेट्स. ये पार्शियल बैड डेट्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है ये, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पहले बैड डेट, एक बंदा पैसे नहीं देगा, कंप्लीट एक्सपेंस खत्म. पार्शियल बैड डेट, व्हेन एन अकाउंट्स रिसीवेबल will pay a certain percentage of money of the total amount owed in full settlement of the debt. In full settlement of the debt is partial bad debt. इसका क्या मतलब है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है अली, मैंने इसको क्रेडिट सेल्स करी $10,000 की, ठीक है, और मैंने इससे कहा आप मुझे 2 months में पैसे दे दीजिएगा. अब मुझे मार्केट से, बाजार से ये पता चल रहा है कि अली के बिजनेस के हालात बहुत खराब हैं.
अली हैज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन हिज बिजनेस और ये इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो सकता है। ये मुझे मार्केट से पता चला। 1 महीना गुजर चुका था, 1 महीना अभी भी बाकी है मेरे पैसे आने में। तो मैंने अली को फोन किया, मैंने बोला अली कैसे हो, ठीक हो? 1 महीना गुजर गया, 1 महीना रह गया, 1 महीने बाद आप $10,000 दे देना, क्योंकि मैंने आपको गुड्स दिए थे उधार पे, क्रेडिट पे। तो अली ने रोना शुरू कर दिया, बोला सर आपने मुझे $10,000 के गुड्स दिए थे, लेकिन मेरे बिजनेस के हालात बहुत खराब हैं एंड आई कैन बी इंसॉल्वेंट एनी मोमेंट, मैं कभी भी बैंकक्रप्ट हो सकता हूं। आप ऐसा करें, मुझसे आज ही $6,000 ले लें, आगे का नहीं पता कि मेरा बिजनेस कैसा चले और फाइनेंशियल, मैं बहुत फाइनेंशियल क्रंच में हूं, बहुत प्रॉब्लम्स में हूं, मेरा बिजनेस परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है। आप मुझसे आज $6,000 ले लें। मैंने कहा ओ भाई क्या हो गया, आई गेव यू गुड्स वर्थ ऑफ 10,000, हाउ विल आई रिसीव 6,000? बोला सर मुझे आगे का नहीं पता, बिजनेस बैंकरप्ट हो सकता है, और आपको पता है ना अगर ये बैंकरप्ट हो गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश की एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन, थोड़ा बहुत ले लो, इससे बेहतर है कि कुछ भी ना मिले। तो अगर अली आगे जाके बैड डेट हो गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 मैं 6,000 ले रहा हूं, मैं $6,000 पूरे $10,000 की सेटलमेंट में एक्सेप्ट करता हूं। इसका मतलब क्या है बताए? इसका मतलब है मुझे अली से $10,000 लेने थे, $6,000 अली मुझे दे रहा है, या तो बैंक में देगा चेक से या फिर कैश में देगा, और बाकी 4,000 मैं अली को बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दूंगा। इसकी क्या डबल एंट्री होगी सर? मैंने कहा बहुत आसान है, मेरे बैंक या कैश में $6,000 आ गए, बाकी का बैड डेट इज एन एक्सपेंस एंड विल ऑलवेज बी डेबिट, और पूरे का पूरा अली हु इज माई अकाउंट्स रिसीवेबल वो क्रेडिट हो गया 10,000 से, बंद। पूरे का पूरा अली हु इज माई अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट बंद 10,000 से। इसको कहते हैं पार्शियल बैड डेट, व्हेन यू रिसीव अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी ओड इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट का मतलब पूरे 10,000 के डेट के अगेंस्ट मैंने 6,000 रिसीव किए हैं, या तो चेक से तो बैंक डेबिट होगा, कैश से तो कैश डेबिट होगा। इसमें एग्जामिनर बहुत तरीकों से टेस्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है ईमान owed us $6,000 due to financial crisis. Iman can only pay $0.40 for every $1 owed. $0.40 for every $1 owed in full settlement of the debt. अब मैं क्या डबल एंट्री बनाऊंगा? मैंने कहा बात सुनो, $0.40 for every $1 owed, इसका मतलब होता है 40%। $0.60 for every $1 owed, इसका मतलब होता है 60%। $0.80 for every $1 owed, इसका मतलब कितना होगा? 80%। अब मुझे
ईमान से $6,000 लेने थे, बट शी इज ओनली पेइंग $0.40 फॉर एवरी $1 owed, मतलब शी इज ओनली पेइंग 40%। इसका मतलब मेरे बैंक या कैश में कितना पैसा आएगा? 40%, विच इज $2400, और बाकी $3600 मुझे नहीं मिलेंगे। आई विल रिकॉर्ड इट एज अ, व्हाट विल बी द डबल एंट्री? बैंक या कैश में $2400 आ गए डेबिट, बैड डेट्स is an expense, will always be debit 3600, and Iman, who is my accounts receivable, will be credit $6000. This is bad debt. Expense है, हमेशा डेबिट होगा।